हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पे। आज से हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए आपको तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है ना ईवीएस में। और दूसरा ये रीज़न होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं, तो उससे ये दोनों बेनिफिट होते हैं। तो आपको इसीलिए अगर आपने सीटेट ईवीएस की पूरी सिलेबस को पढ़ लिया है तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है उसका रिवीजन करने का और उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ऑप्शंस रहते हैं और कैसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं सीटेट सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईवीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राउन्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल। आपको बताना है कि ब्राउन्स कौन से दो मेटल का मिक्सचर है, यानी कौन सा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, यानी कौन सी ये दो धातुएं हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ब्राउन्स किससे बना है? कॉपर और टीन से बना है ना। तांबा और टीन से क्या बना है? ब्रॉन्ज बना है। यानी कांसा किससे बना है? तांबा और टीन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉपर कितना परसेंट होता है ब्राउन में? 88%। ठीक है ना, 88% रहता है और 12% क्या रहता है? टिन रहता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक। दूसरा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कंप्राइज ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। आपको इसमें से बताना है कि खाना पकाने का तरीका दिया हुआ है, उसमें से तीनों आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना, कि कौन सा ऐसा तीनों ऑप्शन है जिसमें तीन तरीके से हम खाना बना सकते हैं, है ना। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिससे खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ठीक है ना। पहला हो गया बॉइलिंग, नीडिंग एंड रोस्टिंग। देखिए बॉइलिंग से तो खाना बनता है, क्या गूंथ कर खाना बनता है? नहीं। रोस्टिंग से यानी भूनकर खाना बनता है। बेकिंग, बॉइलिंग एंड रोलिंग। बेकिंग से तो यानी सेक कर तो खाना बनता है, बॉइलिंग से भी बनता है, लेकिन रोलिंग से खाना बनता है, बेल के खाना बनता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, फ्राइंग, सोकिंग एंड रोस्टिंग। फ्राइंग से भी खाना बनता है, यानी तलकर खाना बनता है, भूनकर भी बनता है, लेकिन सोकिंग से खाना नहीं बनता है, यानी भिगोकर खाना नहीं बनता है। चौथा है बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। यानी बेकिंग से भी यानी सेक कर भी खाना बनता है, फ्राइंग से यानी तल के भी बनता है और भून के भी बनता है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गए। हमको चेक करना है कि तीनों करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माउंट एवरेस्ट। आपको इसमें से बताना है, 63 क्वेश्चन बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में इन चारों कथनों में से किसमें सही बताया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900 मीटर। तो ये सबसे पहले तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है माउंट एवरेस्ट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900 मीटर। तो हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल का पार्ट है और नेपाल में इसे हम क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं और इसकी हाइट है 8900 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या दिया है? 8900 मीटर। लेकिन आप जब गूगल करोगे तो आपको क्या दिखाएगा? एग्जैक्ट दिखाएगा 8848 मीटर एग्जैक्ट है इसका। ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में क्या दिया है? 8900 मीटर। ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही मिल गया, तो आपको और दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजर्ट ओक ट्री के बारे में दिया है। डिजर्ट ओक ट्री इज ए ट्री हुज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रिच वाटर। द डेप्थ ऑफ दिस रूट इज नियरली 30 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजर्ट
ओक ट्री क्या है, एक रेगिस्तानी ओक ट्री है, पेड़ का नाम है, जिसकी जड़ों की गहराई कहाँ तक होती है, जमीन के में भीतर तक होती है, और कहाँ तक होती है, जहां तक कि उनको पानी ना मिल जाए, है ना। और दूसरा बात है, यानी कि पानी का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा नीचे होता है, तो सोचो कि उसकी जड़ें कितनी दूर तक नीचे तक गई रहती हैं। माना जाता है कि इनकी जड़ें इतनी ज्यादा लंबी होती हैं, जितनी मतलब 30 गुना ज्यादा लंबी होती है। किससे 30 गुना ज्यादा? ट्री के एग्जैक्ट हाइट से। अगर मान लीजिए कि हाइट ट्री का, अगर ट्री का हाइट है, मान लीजिए कि 2 मीटर की हाइट का ट्री है, आपको सपोज करना है, तो ट्री की हाइट, ट्री के रूट की हाइट कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 30, है ना, 30 हो जाएगी, तो कितना हो गया? 60 मीटर इसकी रूट की लंबाई हो जाएगी। यानी ट्री की जो हाइट है, एग्जैक्ट हाइट है, उससे 30 गुना ज्यादा ट्री के रूट की हाइट है। तो यानी कि अब ये इसमें बता रहा है, तो ये इसकी स्पेशल क्वालिटी हो गई है ना, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो आपको इसको बताना है कि ये ट्री कहाँ पाई जाती है। तो ये ट्री कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये ट्री। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे रिटेन नोट्स पर हम नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की एक मैं बहुत अच्छा मतलब क्या कर लूंगी, एक बहुत तैयार कर लूंगी, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो कि ईवीएस में आए हैं, और इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा जिससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन एक जरूर आते हैं ईवीएस में, और ये टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। हमारा 66 क्वेश्चन बोलता है, विच इज द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। देखिए यहाँ पे बी कीपिंग के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है, और कहाँ पर होता है बी कीपिंग? बिहार में। तो बिहार में बी कीपिंग बताया गया, और एक गर्ल है उसकी स्टोरी बताई गई है। तो उसमें बताया गया है जो बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन का जो सही समय उसमें बताया गया है, वो क्या बताया गया है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। वहां पर बहुत ज्यादा, अब ये सीजन क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, ये फ्लावरिंग सीजन होता है, बहुत सारे फ्लावर ग्रो करते हैं, है ना, खिलते हैं, है ना। तो इस सीजन में ही क्या होता है, हनी बी का क्या किया जाता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या निकल सके? हनी निकल सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी टी। खेजड़ी टी, डिजर्ट ओक ट्री, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्री हैं सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको बताना है खेजड़ी ट्री के बारे में, एक स्पेशल उसके कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले दिया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया। एकदम बिल्कुल सही है, ये डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। इट ग्रो विदाउट मच ऑफ वाटर, ये भी सही है कि ये वाटर के बिना ही। अब देखिए डिजर्ट में है तो यहाँ पे पानी तो होगा नहीं, तो एकदम बिल्कुल सही बताया गया है कि यह इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डिजर्ट में कैसे होते हैं? जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट यानी बहुत कम पानी की जरूरत होती है और वो ग्रो कर जाते हैं। तो उसी में से एक क्या है, एक डिजर्ट एक ओक ट्री के बारे में हमने पढ़ा, और एक क्या खेजड़ी ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है ना। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इट इज शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, है ना। ये क्या है? यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। इट स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज टू थिन पाइप टू ड्रिंक दिस वाटर। अब ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ऑप्शन तो ये लिखा तो सही है, लेकिन ये खेजड़ी ट्री के बारे में नहीं है। ये किसके बारे में है? ये डिजर्ट ओक ट्री के बारे में। और हमको किसके बारे में बताना है? खेजड़ी ट्री के बारे में बताना है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? पहले ही में मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है सीटेट में, और आपको उसको ध्यान रखना है कि ईवीएस में एलिफेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको एलिफेंट का एक एक स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। और आपको अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, उसमें ईवीएस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देखिए। उसमें एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में बताया गया है, तो आप प्लीज़ जाकर देखिए और समझिए। उसके बाद अगर ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हैवी बॉडी, है ना। यहाँ पे दिखा है कि एलिफेंट बहुत रेस्ट करना पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये किसके बारे में, ये स्लोथ नाम का एनिमल है जिसको हमने पढ़ाया है। वो बहुत लेजी एनिमल होता है और उसको क्या होता है, आराम करना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो गया, गलत हो गया, और आपको करेक्ट बताना है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, तो ये क्या है, गलत है ना। A 3 month old baby elephant generally weight of 2 क्विंटल, यानी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। An adult elephant can eat even more than 2 क्विंटल of leaves and twigs in one day। बिल्कुल सही, एक एडल्ट एलिफेंट कितना खा सकता है, 2 क्विंटल ऑफ लीव खा लेता है। चौथा है एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर। बिल्कुल सही, ये भी सही है। कहीं कहीं 4 से 6 भी दिया हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिफेंट। तो आपको बताना है कि एलिफेंट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया। ठीक है, टू मच एलिफेंट 3 ओल्ड एलिफेंट वेट 2 क्विंटल, है ना, 2 क्विंटल ऑफ लीव। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत है, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत है। एलिफेंट जो है वो 4 से 6 घंटा, है ना, नहीं तो 2 से 4 घंटा ही सोता है। तो आपको इन चारों में से करेक्ट बताना था, है ना, ये भी गलत है। एलिफेंट लेजी नहीं होता है। 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट ऑफ 2 क्विंटल, है ना। तो 3 month का जो बेबी होता है वो 90 kg का होता है, बुक में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका सही कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3, यानी 68 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में या तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है ना, या तो इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाई अ स्टूडेंट अबाउट हिज हाउस इन अ विलेज। यहाँ पे एक बच्चा है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव में एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है ना, एक बच्चा लिखा है अपने गांव का जो घर है उसके बारे में। वो क्या लिखा है, आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, मैं एक गांव से आता हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, अपने गांव के घर के बारे में बता रहा है और उसने लिखा है कि जो हमारे हाउस होते हैं ना वो बैम्बो पिलर से बने होते हैं। उसकी हाइट होती है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, यानी या तो 10 से 12 फीट है या तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होती है ना। और बहुत वर्षा होती है उसके गांव में। तो वो उसकी हाउस किस जगह पे है आपको सेलेक्ट करना है। तो ये कहाँ के हाउस के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है असम के हाउस के बारे में। असम के हाउस के बारे में मैंने शेल्टर नाम के टॉपिक में बताया है कि वहाँ की जो हाउस की रूफ कैसी होती है, स्लोपिंग होती है, ताकि जो बारिश होती है ना, तो बारिश
ज़्यादा बारिश होने के कारण स्लोप से पानी ठहरता नहीं है और नीचे गिर जाता है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण ही उनकी जो हाउस की हाइट होती है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। In Beryl script, row of raised dot are made on a thick paper. This script is based on, है ना, बेरल स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने पॉइंट होते हैं बेरल स्क्रिप्ट पर? 6 पॉइंट का बना होता है, ये पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना जाके, है ना। 6 पॉइंट होते हैं, जो कि एक मोटा कागज लिया जाता है, उस पर 6 डॉट बने होते हैं ना, 6 डॉट बने होते हैं और उभरा हुआ वो दिखता है, जिससे आप इजीली उस पर हाथ फेरेंगे ना तो आप पढ़ लेंगे, है ना। और ये किस लिए होता है? ब्लाइंड पर्सन के लिए, जो लो विजन वाले लोग होते हैं ना, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनके लिए ये स्क्रिप्ट बनाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bird can rotate its neck backward to a large extent? निम्नलिखित पंछियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? यानी 4 पक्षियों के नाम बताया है और उसमें से एक पक्षी का ये कैरेक्टर बताया गया है, तो आंसर क्या होगा? आउल। आउल क्या करती है? अपने गर्दन को बहुत हद तक क्या करती है? पीछे घुमा सकती है ना। मैना कैसे घुमाती है? जर्क से, है ना, फोर्सफुली। जर्क से कौन घुमाता है? मैना। तो मैना के बारे में अगर पूछेगा तो आप जर्क का यूज करेंगे, है ना, जर्क से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following part of our country do people grow eatable such as tapioca and coconut in their courtyard and they find food prepared using these to be very tasty? हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो आप टेपियोका की बात कहाँ की गई है? टेपियोका की बात कौन से स्टेट के बारे में की गई है आपको बताना है। और नारियल कहाँ पाया जाता है? आपका ये है केरला के बारे में बताया गया है ना। तो केरला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a doctor prescribes some medicine to a patient and also suggests him to eat jaggery, amla and more green leafy vegetable. This patient must be suffering from. कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? एक पेशेंट है जो कि डॉक्टर के पास गया है और उसको डॉक्टर क्या बोलता है? मेडिसिन तो लिखता ही है, उसके बाद क्या बोलता है कि आप बहुत गुड़ खाइए, आंवला खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज कीजिए। यानी आपको बताना है कि उस मरीज को ये सब कब खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। यानी कि उस मरीज को क्या है? आयरन की कमी है ना। और जब आयरन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है? अनीमिया। यानी उस मरीज को किसका क्या है? किसकी कमी है? किसकी डिफिशियंसी है? आयरन की, है ना, आयरन की कमी है। इसलिए डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी एंड आंवला खाने के लिए। और उस मरीज को कौन सी बीमारी है? अनीमिया, जो कि आयरन की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बर्ड कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। ऐसे कुछ बर्ड हैं जो कि हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, है ना, 4 गुनी ज्यादा उनकी देखने की क्षमता होती है। वो कौन से बर्ड हैं? तो एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से गिवन है कि वो कौन से बर्ड है। वो बर्ड है काइट, ईगल एंड वल्चर। यानी चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, with respect to location of Delhi on the map of India, the capital of Himachal Pradesh Shimla and the capital of Madhya Pradesh Bhopal are located respectively in. भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति, यानी दिल्ली को आपको क्या रखना है? सेंटर में रखना है। और दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 2 राजधानियों को खोजना है कि दिल्ली के
संदर्भ में वो राजधानियां किस दिशा में, यानी डायरेक्शन से ये क्वेश्चन है, किस दिशा में आएंगी, तो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली। तो मान लीजिए कि दिल्ली यहाँ है ना, ये दिल्ली है, क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है, ठीक है। और इससे ऊपर क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, और इससे नीचे क्या आता है, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब क्या आपको क्या कौन सा डायरेक्शन, अगर दिल्ली यहाँ है तो उसके हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कहाँ पड़ी, नॉर्थ में, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ी, साउथ में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये दोनों स्टेट के कैपिटल पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, द एब्रिविएशन ईवीएस स्टैंड फॉर, है ना, यानी ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ईवीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्टडी। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि इन्वायरमेंटल स्टडी किसको बोलते हैं, ईवीएस को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। अब देखिए, अब कंटेंट से क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या आ गया, पेडागोजी आ गया, ईवीएस पेडागोजी आ गया, है ना। तो आपको जितना ज़्यादा थिंकिंग से, जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी से रिलेटेड, जितना हैंड ऑन एक्सपीरियंस से, जितना रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शन आएगा, वो उतना ज़्यादा आंसर सही होने का चांसेस रहता है। तो आपको अब ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है कि ईवीएस में क्या, किस पर फोकस करना होता है, एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना होता है, क्यूरियस बच्चे क्या होता है, एक्सप्लोरिंग नेचर के होते हैं, इन सब चीज़ों, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को कराना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में ये सब चीज़ों को देखना होगा कि क्या दिया हुआ है या नहीं, तो उसके आसपास ही आपका आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस इन एट प्राइमरी लेवल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि प्राइमरी लेवल पर हम यूज नहीं करते हैं बच्चों के साथ। लर्निंग इन ए क्लासरूम मस्ट बी लिंक टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बिल्कुल सही है, ये हम करते हैं, ठीक है ना। टीचर मस्ट इंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन अ क्लास। Children must be encouraged to ask question. Children must be encouraged to explore their immediate environment. देखिए, चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन को इनकरेज करना है ना, प्रोत्साहित करना है कि आप क्वेश्चन एराइज कीजिए क्लास में। चिल्ड्रन को क्या करना है, इनकरेज करना है कि वो एक्सप्लोर करे, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों के साथ आपको डंडे वाला तरीका नहीं यूज करना है। परफेक्ट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है कि बिल्कुल नहीं बोलना है, शांति से बैठना है, इस तरह का आपको नहीं बोलना है। देखिए, जब बच्चे अगर क्लास में कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समझिए कि वो भी एक तरह की स्टडी हुई है ना। बच्चे क्वेश्चन बोलेंगे ही नहीं, शांति से डिसिप्लिन में बैठे रहेंगे तो कैसे कुछ सीखेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, रॉन्ग है, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईवीएस टीचिंग में आपको डिसिप्लिन शो नहीं करना है ना। आपको क्या शो करना है, आपको क्या करना है, लिंक करना है क्लासरूम को आउटसाइड द स्कूल से, आपको इनकरेज करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको इनकरेज करना है इमीडिएट इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Achal frequently asks probing and imaginative question in her class 5th EVS class. By doing so, she aim at improving. देखिए, probing क्वेश्चन कर रही है ना, कुछ भी क्वेश्चन कर रही है, ऐसा क्वेश्चन करना जिससे बच्चों की क्या मतलब बच्चे सोचे, उसमें सोचे विचारे, तो प्रोबिंग क्वेश्चन कर रही है। यानी कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें बच्चों की इमेजिनेशन पावर डेवलप हो। तो वो क्या करना चाह रही है, बच्चों की किस स्किल को डेवलप करना चाह रही है, तो ऑब्जर्वेशन स्किल को नहीं। ऑब्जर्वेशन स्किल जब हम कुछ दिखाते हैं
तो उसमें बच्चे कितने अच्छे से सोच रहे हैं, कितना अपना ध्यान लगाए, वो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना। यहाँ पर क्या कर रही है आंचल? आंचल यहाँ पर बच्चों के थिंकिंग स्किल को डेवलप कर रही है, बच्चों के चिंतन कौशल के विकास को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 79 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। While teaching the topic on our friend birds to a class third student, Nalini follow the following methodology. अच्छा, एक नलिनी नाम की टीचर है ना, वो बहुत सारे मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए अपने क्लास में क्या पढ़ा रही है? आवर फ्रेंड बर्ड का टॉपिक पढ़ा रही है। अब क्या क्या वो कर रही है? देखते हैं क्या क्या पढ़ती है, कर रही है वो। शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन बर्ड यूजिंग अ चार्ट having picture of a different bird and explaining briefly, taking the student to nearby park and asking them to observe the bird carefully. तो ये सब चीजें वो कर रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है। अब वो क्यों कर रही है आपको बताना है। नलिनी इज यूजिंग डिफरेंट अप्रोच ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू, वो क्यों कर रही है इन सब चीजों को, अलग अलग मेथड क्यों क्लास में यूज कर रही है। तो देखिए क्लास में क्या होता है ना, ऑप्शन देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या दिया है? फॉलो हर लेसन प्लान, अपने वो लेसन प्लान को फॉलो कर रही है। मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए लर्नर हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंस, इम्प्रेस अदर टीचर एंड पेरेंट, प्रमोट रीजनिंग स्किल इन द स्टूडेंट। देखिए क्लास में अगर आप अलग अलग मेथड से पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास में, हर बच्चे की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और मेंटल डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है। कोई सुनकर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई बोल के अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की। तो अगर टीचर डिफरेंट मेथड अगर क्लास में यूज़ कर रहा है, डिफरेंट मेथड, तो वो क्या कर रहा है? वो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर हैविंग द मल्टीपल इंटेलिजेंस। अभी का एजुकेशन क्या हो गया? अभी का एजुकेशन जो हो गया वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, यानी आपको अपने तरीके से लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाना है। लेक्चर मेथड से बड़े क्लासों के लिए, अगर आप प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है? हर बच्चे को ध्यान में रख के आपको ऐसा लेसन प्लान बनाना है, ऐसा मेथड का यूज करना है जिससे सब बच्चे सीख सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following teaching strategy will be more effective for the maximum involvement of a student in a teaching the topic of game we play? आपको बताना है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावशाली होगी, आपको इसमें बताना है। अब हम क्या कर रहे हैं? मोर इफेक्टिव बताना है आपको, है ना, स्ट्रैटेजी, जिससे क्या हो बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है गेम वी प्ले वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? टेक द स्टूडेंट टू प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम ऑन डिफरेंट डे, ठीक है। मेक प्ले कार्ड एंड डिफरेंट गेम एंड शो इट टू द स्टूडेंट। आस्क द स्टूडेंट टू लर्न द नेम ऑफ द डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम। देखिए ये जो क्या होता है, हम लोग को एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना है। एक्टिव लर्निंग कब होगा? बच्चे एक्टिव कब होंगे? जब उनको क्या करेंगे, हम बाहर ले जाएंगे। अब इस ऑप्शन में क्या दिया गया है कि हम इंडोर गेम और आउटडोर गेम का नाम लिखवाएंगे। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, बच्चे बस नाम लिख देंगे कॉपी में, खत्म हो जाएगा। तो क्या उससे वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्ले कार्ड दिखाना भी बस उसी तरह का हो गया कि क्लासरूम में प्ले कार्ड दिखाए, बच्चे ने देख लिया, बात खत्म। ये भी गलत हो गया। हमको क्या करना? बच्चे को एक्टिव रखना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, टेक द स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड। सबसे पहले बच्चों को ग्राउंड में ले जाए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराए, है ना। मेक देम प्ले डिफरेंट गेम, अलग अलग गेम खिलाएंगे और गेम्स खिला के और हर दिन अलग अलग गेम खिलाएंगे। इससे क्या होंगे? बच्चे गेम के बारे में ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, गेम के बारे में जानना चाहेंगे, उसके रूल्स को जानेंगे और इससे उनको उनकी जो बहुत सारी जो स्किल्स है ना वो डेवलप होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को कहाँ ले जाना है? प्ले फील्ड में ले जाना है और डिफरेंट डे और आप डिफरेंट गेम को आपको खिलाना है। ऑप्शन नंबर 4 भी एक बार चेक कर लेते हैं। आस्क द स्टूडेंट टू वॉच स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑन टेलीविजन एंड प्रिपेयर सिंपल प्रोजेक्ट।
ये भी नहीं है। अब सिंपल प्रोजेक्ट कौन से प्राइमरी लेवल के तो स्टूडेंट करेंगे नहीं, और उनको ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सिखाना है, आपको बच्चों को नहीं छोड़ देना है कि आप क्या करो जाके टीवी पर प्रोग्राम देखो, ये कोई सिखाने की टेक्निक नहीं हो। तो बेस्ट टेक्निक क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 81 क्वेश्चन पेज पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क इन ईवीएस। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? जब ड्यूरिंग द क्या होता है, ड्यूरिंग द जब आपकी सिलेबस चलते रहती है, जब आपकी पढ़ाई चलती रहती है, उस बीच बीच में हम क्या करते हैं, एक असेसमेंट लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों का, जिससे हमको क्या पता चलता है कि बच्चों की कितनी पढ़ाई, बच्चों ने कितना सीखा है और हमें क्या सिखाना है, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई कौन सा सूटेबल नहीं है फॉर्मेटिव ये के लिए असेसमेंट। एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म गिवन इन अ लेसन। अब देखिए एनसीएफ और ये सब बिल्कुल बैन करते हैं, है ना, कि आपको डिफिनेशन पर तो फोकस ही नहीं करना है ना। तो ये तो गलत हो गया। नॉट सुटेबल, तो यही आपका आंसर हो गया। परफॉर्म द गिवन प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराना है। ड्रॉ लीगल डायग्राम और गिवन ऑन एक्सपेरिमेंट सेटअप, ये भी आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। डिस्कस, अब देखिए क्या है ना, ये भी हो सकता है, डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल गलत है कि आपको डेफिनेशन को रटवाना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना बच्चों को। लेकिन देखिए कन्फ्यूजन क्या है कि ऐसे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, लेकिन जो सीटेट ने ऑफिशियली आंसर इसको ऑप्शन नंबर 4 को बताया है, इसलिए इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। After teaching the lesson on animals, Sheetal arranged a visit of her class 4 student to the zoo. This would be help the student. देखिए शीतल क्या करती है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अब वो क्या करती है, वो पहले पढ़ा देती है एनिमल चैप्टर, उसके बाद बच्चों को कहाँ ले जाती है, जू ले जाती है, यानी चिड़ियाघर ले जाती है, ताकि बच्चे क्या करें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो एनिमल उन्होंने बुक में पढ़ा उसको वो जाके पास से देख सके, फील कर सके, महसूस कर सके कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, अब आपको बताना है कि ये क्यों कर रही है शीतल। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, डेवलप स्किल ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। नहीं, ये तो सही नहीं है। हैव अ चेंज इन अ डेली टाइम टेबल, ये रूटीन, ये भी गलत। मोनोटोनस को हटाना है, मोनोटोनस रूटीन को हटाना है, उसके लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, को रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए ये इससे रिलेटेड जितने ऑप्शन बनते हैं ना वो ज्यादातर सही माने जाते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। कभी भी बच्चों को अगर रियल लाइफ से जोड़ोगे तो वो आपका ऑप्शन हमेशा सही होता है, बशर्ते कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी वांट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन टू हर क्लास 5th स्टूडेंट, शी वुड। क्या करिए, शालिनी क्या पढ़ाना चाह रही है, न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाना चाहिए। तो कौन सी टेक्निक उसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब क्या है, ब्लैक बोर्ड पर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने से क्या होगा, बच्चे अच्छे से बच्चों की टॉपिक जो है वो अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। गिव द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड रिच इन न्यूट्रिशन। अलग अलग फूड को बता दीजिए कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इससे भी नहीं होगी। यूज चार्ट शो ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, इससे भी नहीं होगी। इससे भी बच्चे क्या रहेंगे, पैसिव मोड में रहेंगे, एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे। चौथा क्या है, अब बच्चों को इन्वॉल्व करना है टीचिंग में। जब आप पढ़ा रहे हो ना तो उस टॉपिक में बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएं, और बच्चे भी मतलब क्या आप बोल सकते हो कि बहुत क्यूरियस रहे कि हाँ मैडम अब ये पढ़ा रही है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इस तरह का उनमें भावना आनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आस्क द स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्स एंड सी द कंटेंट फॉलो बाय हर एक्सप्लेनेशन। देखिए आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक नहीं लिखना होता है, सबसे पहले आपको बच्चों से ही निकलवाना होता है कि
आखिर बताइए कि अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर टीचर जागने के साथ बच्चों के टिफ़िन को खुलवाएगी, बोले कि बताइए आप क्या लंच लेकर आए हो, अच्छा ये लंच क्यों लेके आए हो, इससे क्या बेनिफिट है, सबके अलग अलग तरह के लंच होंगे, सबके लंच को खुलवाएंगे, तो बच्चे उस टाइम बहुत अच्छे मूड में आ जाएंगे, बहुत क्यूरियस हो जाएंगे कि आखिर मैम कराना क्या चाह रही है, मैम खाने से रिलेटेड जरूर मैम बता रही है कि अच्छा आपने पालक लाया है जो इसमें बहुत आयरन होता है, अच्छा आपने दाल लाया है इसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे और इससे अच्छा मेथड इंट्रोडक्शन का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 विद द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rashmi was taught the following step not in a sequence to follow while preparing the question paper। ठीक है ना, रश्मि क्या कर रही है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बताते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं बताया जाता है, इसका पालन करना। अब रश्मि को बताया जाना है कि आप प्रश्न पत्र बनाइएगा, आप क्वेश्चन पेपर बनाइएगा ना, तो आपको ये सब मेथड को यूज करना है। अब उसको सेलेक्ट करना है रश्मि को कि कौन पहले करना है और कौन बाद, यानी आपको रश्मि को इसको क्या करना है, सीक्वेंस में डालना है ना। रश्मि इसको सीक्वेंस में कैसे डालेगी अब वो हम समझेंगे। पहला ऑप्शन है राइटिंग द क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग द डिजाइन, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर। देखिए सबसे पहले रश्मि क्या करेगी, प्रिपेयरिंग द डिजाइन, सबसे पहले प्रिपेयर करेगी डिजाइन को, उसके बाद क्या करेगी, प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, फिर क्वेश्चन लिखेगी और क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो इसमें पहला होगा 2 4 1 3, यानी 2 4 1 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या करेंगे, डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे और लास्ट में एडिटिंग करेंगे कि क्या हमने ज़्यादा लिखा क्या कम लिखा, उसको छाटेंगे, कुछ जोड़ेंगे, ये सब काम करेंगे। एडिटिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Harpreet wants to suggest to her student as to how an individual can contribute in the best possible way towards the environment protection. Her best suggestion would be। अब क्या है ना, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण शिक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे स्वाभाविक तरीके से अपने योगदान दे सकता है ना। अब क्या है, हर सजेशन है ना, ये उसको हरप्रीत बता रही है कि किस तरह बच्चे बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि कौन सा अच्छा रहेगा जिससे हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन, तो आपको सेलेक्ट करना है एग्जैक्ट आंसर जो कि सबसे एक्यूरेट होगा। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेवलिंग, डू नॉट कीप अ पर्सनल व्हीकल लाइक कार, स्कूटर एंड ETC, अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम, गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली। देखिए ये सब सही है, लेकिन बेस्ट क्या है, देखिए आप ऐसा थोड़ी ना कि आप स्कूटर कार घर में नहीं रखेंगे, रखना तो जरूरी है, व्हीकल रखना, ऑटोमोबाइल रखना जरूरी है, क्योंकि कभी इमरजेंसी आ जाए, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आ सकती। लेकिन इन सब में से बेस्ट बताना है आपको, है ना। तो आपको सबसे पहले तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे ना, तो रोड पर गाड़ियां कम निकलेगी, सब अपनी अपनी गाड़ियों से निकलना शुरू कर देंगे, तो सब उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, है ना, एयर पॉल्यूशन होगा, साउंड पॉल्यूशन होगा, सारा पॉल्यूशन आज हो जाएगा। तो अगर हम जैसे 10 आदमी 10 कार लेके निकले, उससे अच्छा है कि 10 आदमी एक बस से जाए, है ना। तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग, जिससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा और इससे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट। Out of the following, the most effective way to arouse curiosity in class 5th student। बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, जिज्ञासा को बढ़ाना है, उसके लिए क्या आपको करना होगा, प्रोवाइड मोर हैंड ऑन एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना है, गिव देम मोर प्रैक्टिस इन रिटन वर्क, कंडक्ट फ्रिक्वेंट यूनिट टेस्ट, आस्क प्रोविंग एंड इमेजिनेशन क्वेश्चन। देखिए क्यूरियोसिटी को अगर बच्चे को बढ़ाना है ना, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही, उससे सीखेंगे बच्चे, लेकिन बच्चे क्यूरियस कब होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए पर भी आप बहुत बच्चे जा सकते हैं कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन देखिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्यूरियसिटी नहीं है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस से क्या होता है, बच्चे
सीखते अच्छे से हैं, है ना। लेकिन बच्चों की अगर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है तो आपको प्रोबिंग यानी गहन जांच परक और कल्पना परक क्वेश्चन पूछना है, जिससे बच्चे क्यूरियस हो गए। अब बच्चों से पूछ लिया जाए कि अच्छा बताओ, अगर क्या होगा कि अगर इवोपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, तो बच्चे क्या होंगे ना, क्यूरियस होंगे, बहुत सारा दिमाग लगाने लगेंगे, बहुत सारा हाइपोथेसिस बनाने लगेंगी। अगर मान लो इवोपोरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो फिर बारिश नहीं होगी, कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर बारिश नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन से क्या होगा, बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए क्या करना है, प्रोबिंग एंड इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन पूछना है बच्चों से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। आस्किंग द क्वेश्चन, हाउ विल आवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ। एम, अब बच्चों से क्या बताया गया कि अगर 1 महीने तक क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं रहेगी तो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे क्या किया जा रहा है, बच्चों की कौन सी स्किल को डेवलप किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा 3, हम समझते हैं। पहला दिया है, सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑन यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियली, यानी बच्चों को बताना है कि सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए। एक्सेसिंग द स्टूडेंट ऑन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असेसिंग द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस। ये देखिए सारे पॉइंट सही है, एक भी पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन मोर सुटेबल आंसर क्या है, अगर हम बोल देंगे कि बताओ क्या होगा कि जब हमारे घर में 1 महीने तक लाइट नहीं होगी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, अपनी पूरी इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल को बढ़ाना शुरू होंगे। अरे लाइट नहीं होगी ना तो हम टीवी नहीं देख पाएंगे, लाइट नहीं होगी तो हम कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, लाइट नहीं होगी तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ बच्चे क्या हो जाएंगे, इमेजिनेटिव थिंकिंग को डेवलप करेंगे, है ना। और क्या होगा, कल्पना परक और चिंता परक क्वेश्चनों मतलब थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The section on survey and write in a some chapter of EVS textbook for a class 5th primarily M2, है ना, प्राइमरली M2। अब इसमें आपको बताना है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्यों किया जाता है सर्वे, क्यों किया जाता है सर्वे और राइट क्यों किया जाता है, आपको इसमें बताना है। एक्सेस द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड लर्न, है ना। यहीं पे यही आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन भी पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इससे बेस्ट पॉसिबल आंसर नीचे हो और आप यहीं पे टिक लगा के चले जाएं। इसीलिए ऑप्शन आपको सारे पढ़ने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरा ऑप्शन ही आपको सही लगे आप वही टिक कर दे। हो सकता है कि उससे भी अच्छा है, बेटर ऑप्शन आपको नीचे में दिया हो और वो छूट जाए और इसमें आपको हड़बड़ी में क्या हो जाएगी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो आपको ऑप्शन सारे पढ़ने। हेल्पिंग द स्टूडेंट टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, इंप्रूविंग प्रैक्टिकल स्किल। अब देखिए, अब सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर 2 हमको करेक्ट लग रहा है कि जब हम सर्वे एंड राइट वाला जो सेक्शन रहता है वो ईबीएस में क्यों दिया रहता है, इसलिए दिया रहता है कि बच्चे की प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड लर्न, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अवसर दिया जाता है कि बच्चे एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करके सीखें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gunjan organized the following activity on a different day to sensitize student to a concept of conservation of tree. Encourage every student to adopt a, अब ऑप्शन क्या है, गुंजन क्या है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अब कौन कौन से क्रियाकलाप का यूज करती है, encourage every child to adopt a tree and look after it, organize a debate on a forest conservation, organize a poster making competition showing the children stories of law of wood. Which of the following above activity will be least effective? least effective का मतलब कम effective है, कम प्रभावशाली in achieving the desired object। अब देखिए ये सब चीजें क्या कर सकती हैं, ये सब चीजें दिया हुआ है कि बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, किसके प्रति,
पेड़ों का कटाई नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं, एफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं कि हमको कभी भी पेड़ों को काटना चाहिए नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा मतलब सही नहीं माना जाएगा, है ना, कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है, कम प्रभाविक है। तो ये भी सही होगा, इनकरेज चाइल्ड टू अडॉप्ट। बच्चा अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करेगा, और करना भी चाहिए सारे बच्चों को, तो क्या होगा, उसकी देखभाल करेगा तो वो क्या होगा, सेंसिटिव बनेगा, उसमें ये दया वाली भावना आ जाएगी, है ना, वो पेड़ कटने से रोकेगा। ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन फॉरेस्ट, इससे भी कुछ बच्चों को नॉलेज मिलेगा। पोस्टर मेकिंग से भी वो अलग अलग कॉजेज ऑफ कटिंग ऑफ ट्री के बारे में देखेंगे, अलग अलग रीज़न देखेंगे पॉल्यूशन का, ये सब चीज़ से एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन अगर अब क्या क्या जाके शिक्षार्थियों को कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाना, इससे बच्चों का क्या होगा। मान लीजिए कि आप ले जाते हो जहाँ पर कटी हुई लकड़ियाँ स्टोर की जाती है, उसको आप दिखा के क्या करोगे। इससे बच्चों की कोई भी स्किल बहुत ज़्यादा हाई लेवल थिंकिंग वाले बच्चे होंगे वही कुछ सोच पाएंगे। ऐसे जनरल बच्चे जो लकड़ियों का ढेर रखा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिस्ट क्या हो गया, लिस्ट इफेक्टिव को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आफ्टर हैविंग टॉट द लेसन, what if it is finished to the class 5th student? Sheila administered a test to know the level of understanding of student about the topic. To her surprise, she observed that large number of students had not understood the related concept. This would be mainly due to the reason that, अब देखिए क्या हो गया ना कि शीला ने क्या किया, एक क्वेश्चन पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया, और चैप्टर के बाद क्या किया, शीला ने बच्चों से क्वेश्चन किया, है ना। और शीला को क्या हुआ, बाद में वो सरप्राइज हुई, शॉक्ड हुई कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब इसका क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, बच्चे आखिर क्यों नहीं दे पाए आंसर। आपने लेसन पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आपने क्वेश्चन किया, तो बच्चे आखिर क्या रीज़न है कि बच्चे आपके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन को चेक करते हैं और आपको रीज़न ढूंढना है। शी डिड नॉट यूज द करेक्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द टॉपिक, द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट वर नॉट गुड, टॉपिक वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंक्लूजन इन द टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट डू नॉट फाइंड द टॉपिक इंटरेस्टिंग। देखिए कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होती है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। टॉपिक वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंक्लूजन इन टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक, देखिए जो भी बुक बनती है ना बच्चे, वो बहुत ही एनालिसिस के बाद बनती है, बहुत ही गहन चिंतन के बाद बनती है कि कौन सी टॉपिक को किस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो वो सब चीज़ों को बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट रहते हैं जो कि इसके पीछे उनका हाथ रहता है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स में चैप्टर डाले जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन, कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड, ऐसा आप नहीं कह सकते कि बच्चे की कॉग्निटिव लेवल सही नहीं है। शी डिड नॉट यूज द करेक्ट, हाँ ये हो सकता है कि ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि शीला ने अच्छे मेथोडोलॉजी का, अच्छी टीचिंग टेक्निक का यूज़ ना किया हो, है ना, जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पाए हों। तो एग्जैक्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हो सकता है कि शीला ने ऐसी मेथोडोलॉजी, ऐसा मेथड का यूज़ ना किया हो क्लास में जिससे बच्चे ना समझे हो। तो उसको क्या करना है, अच्छे मेथड का यूज़ करना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि बच्चे क्या करें, सारे बच्चे क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो अलग अलग बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं, तो इसलिए आपको उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर और आज के वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो प्रीवियस ईयर का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।